ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी, मास्टर्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव, और आज के इस इलेक्ट्रिकल मशीन के सेशन में हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम, जो कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने लैगिंग पावर फैक्टर लोड के कंडीशन में एनालिसिस किया था, वही फेजर डायग्राम आज हम लोग एक्सटेंड करेंगे लीडिंग पावर फैक्टर लोड और यूनिटी पावर फैक्टर लोड के कंडीशन में समझने की कोशिश करेंगे, इजंट इट? तो आज का हमारा टॉपिक है आइडियल ट्रांसफार्मर फेजर डायग्राम इन लीडिंग पावर फैक्टर लोड कंडीशन एंड यूनिटी पावर फैक्टर लोड कंडीशन। और जैसा कि हम लोग प्रीवियस सेशन में ही डिस्कशन कर चुके हैं कि हम लोग दो फेजर डायग्राम एनालिसिस करेंगे, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में ये दोनों फेजर डायग्राम फॉलो किए जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन फेजर डायग्राम से ही पूछ दिए जाते हैं। ऑप्शन में 4 ऑप्शन फेजर डायग्राम से दिए जाते हैं और उनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो फॉर योर इजीनेस हम लोग दोनों फेजर डायग्राम को समझेंगे, जिससे आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना रहे। आइडियल ट्रांसफार्मर स्टेप अप लीडिंग पावर फैक्टर लोड के कंडीशन में हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये दोनों फेजर डायग्राम जो है सेम ट्रांसफार्मर का सेम कंडीशन में ड्रॉ किया गया है, लेकिन ये जो फेजर डायग्राम है इसमें हम लोगों ने I2 और I2 डैश को शो करने की कोशिश की है, क्योंकि जो phi 2 और phi 2 डैश होते हैं वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, कंपनसेट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो फेजर डायग्राम है इसमें हम लोग phi 2 और phi 2 डैश को रिप्रेजेंट किए हुए हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि phi 2 और phi 2 डैश एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली एलिमिनेट कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं। लेकिन जो सेकंड फेजर डायग्राम है हमारे पास, उसमें हम लोग ये कंसिडर करके चलते हैं कि जब phi 2 और phi 2 डैश एक दूसरे को कंप्लीटली कंपनसेट कर दिए, तो ऐसा एज्यूम कर किया जा सकता है कि phi 2 और phi 2 डैश कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब हम लोगों ने स्विच ऑन नहीं किया हुआ था और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से अपना लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ था, उस केस में जो ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स था वो phi नॉट था। और जब स्विच क्लोज करने के बाद, मतलब लोड को सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करने के बाद भी, कोर में अगर ट्रांजिएंट पीरियड के लिए देखा जाए तो 3 फ्लक्स हमारे पास मिलते हैं, जो कि phi नॉट, phi 2 और व्हाट डू वी से phi नॉट, phi 2 डैश और यहाँ से phi 2। 3 फ्लक्स रहते हैं कोर में, और phi 2 और phi 2 डैश एक दूसरे को कंप्लीटली कंपनसेट कर देते हैं, और जिसके कारण आफ्टर द कनेक्शन ऑफ लोड आल्सो क्या बचता है आपके कोर में? केवल और केवल phi नॉट ही बच जाता है। तो प्रीवियस कंडीशन में जब लोड नहीं कनेक्ट किए हुए थे, तब भी आपके कोर में phi नॉट ही फ्लक्स था, और आफ्टर द कनेक्शन ऑफ द लोड आल्सो phi नॉट ही आपके कोर में फ्लक्स बच जाता है, ट्रांसफार्मर के कोर में। द कंडीशन इज, अगर आपका ट्रांसफार्मर आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है तब, मतलब कि ट्रांसफार्मर इज द कांस्टेंट फ्लक्स मशीन इफ इट इज कनेक्टेड विथ आइडियल वोल्टेज सोर्स। ये ऐसा हम लोग स्टेटमेंट फॉलो करते हैं। तो ये फेजर डायग्राम में हम लोग phi 2 और phi 2 डैश को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, जबकि इस फेजर डायग्राम में हम लोग phi 2 और phi 2 डैश को रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे और ऐसा एज्यूम करेंगे कि phi 2 और phi 2 डैश कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दे रहे हैं, कंपनसेट कर दे रहे हैं, तो इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ऐसा हम लोग ये इस फेजर डायग्राम में कंसीडर करेंगे। दोनों फेजर डायग्राम का जितने भी कंक्लूजन है, इस फेजर डायग्राम से भी वही कंक्लूजन हम लोगों को मिलता है, ये भी फेजर डायग्राम से भी वही कंक्लूजन देखने के लिए मिलता है, लेकिन ड्रॉ करने का तरीका अलग अलग है। कुछ बुक्स में ये फेजर डायग्राम फॉलो किया जाता है, कुछ बुक्स में ये फेजर डायग्राम फॉलो किया जाता है, इजंट इट? तो देखते हैं हम लोग। phi नॉट का तो पोजीशन फिक्स है, phi नॉट इज द रेफरेंस, phi नॉट को रेफरेंस लेके हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ट्रांसफार्मर का, और phi नॉट और I नॉट सेम डायरेक्शन में सेम फेजेस में रहते हैं, और I नॉट का मैग्नीट्यूड phi नॉट के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आप लोगों को मालूम है कि induced flux is not only depends upon the magnitude of current but also the number of turns। तो इन करंट और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा phi नॉट, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेफिनेटली phi नॉट इज गोइंग टू बी द फेजर लेंथ ऑफ phi नॉट इज हाई कंपेयर टू I नॉट, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। और अगर हम लोग E1 और E2 को जो ड्रॉ कर रहे हैं वो लैगिंग 90 डिग्री लैगिंग कंडीशन में एज्यूम करें, क्योंकि ये लैगिंग कंडीशन में क्यों होता है, प्रीवियस सेशन में हम लोग
जो है देख चुके हैं सारी चीजों को। और लैगिंग कंडीशन में हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं अपने फेजर डायग्राम को लैगिंग पावर फैक्टर लोड के कंडीशन में, और इस सेशन में हम लोग लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर में एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये कंडीशन है लीडिंग पावर फैक्टर लोड का। तो फाइव नॉट से अगर 90 डिग्री लैग करें तो E1 और E2 हम लोगों को मिलता है। क्योंकि ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो E1 का मैग्नीट्यूड कम होगा कंपेयर टू E2, E2 का मैग्नीट्यूड E1 के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अब क्योंकि ये एक लीडिंग पावर फैक्टर लोड के कंडीशन में फेजर डायग्राम हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। लीडिंग पावर फैक्टर लोड मतलब कि सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर के साथ जो लोड कनेक्ट किया हुए हैं हम लोग, वो लीडिंग नेचर का है, कैपेसिटिव डोमिनेटेड लोड है आपके पास। और अगर कैपेसिटिव डोमिनेटेड लोड अगर आप कनेक्ट करते हैं तो E2 और I2 जो करंट लोड में फ्लो कर रहा है, उन दोनों के बीच में जो पावर फैक्टर एंगल बनेगा वो भी लैगिंग नेचर का होगा, लीडिंग नेचर का होगा, सॉरी, क्योंकि लीडिंग पावर फैक्टर लोड है तो वोल्टेज के साथ करंट आपका E2 के साथ I2 कुछ एंगल से लीड करेगा, क्योंकि ये लीडिंग पावर फैक्टर लोड का कंडीशन है। तो E2 यहाँ पे है, और लीडिंग और लैगिंग किसी भी फेजर का हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि इस फेजर लेंथ पे आप खड़े हो जाइए और इस एरो की तरफ अपना फेस करिए और राइट और लेफ्ट देखिए। तो राइट साइड में आपको लैगिंग मिलेगा और लेफ्ट साइड में हमेशा आपको लीडिंग मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप खड़े होते हैं और अपना फेस एरो की तरफ करते हैं तो लेफ्ट साइड ये होगा जो कि लीडिंग का पोजीशन होगा, और राइट साइड में अगर रहता तो ये लैगिंग का कंडीशन होता। तो लेफ्ट साइड में आपको लीडिंग का कंडीशन मिलेगा और करंट वोल्टेज से E2 से कुछ एंगल से लीड कर रहा है, तो वो एंगल ये θ2 होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे लोड पावर फैक्टर एंगल। θ2 को हम लोग बोलते हैं लोड पावर फैक्टर एंगल, जबकि θ1 को हम लोग बोलेंगे सोर्स पावर फैक्टर एंगल। तो E2 और I2 में θ2 का डिफरेंस आ रहा है। अब जब I2 यहाँ पे आ गया तो जैसे कि यहाँ पे I0 था और phi नॉट यहाँ पे था, तो I2 अगर हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है तो सेम फेज में I2 के ही फेज में हम लोगों को phi2 मिलेगा अगर एक्सटेंड करें इसको, और phi2 का लेंथ ज्यादा होगा फेजर लेंथ कंपेयर टू I2। क्यों, क्या रीजन है? बिकॉज इंड्यूस्ड फ्लक्स इज नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बट ऑल्सो द नंबर ऑफ टर्न्स। अब अगर I2 हम लोगों को मिल गया और phi2 भी मिल गया, अगर सपोज करिए phi2 यहाँ पे है, phi2 को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो phi2 अगर यहाँ पे है तो phi2 और phi2 डैश एक दूसरे को कंप्लीटली कंपनसेट कर रहे थे। ये फेजर डायग्राम में phi2 और phi2 डैश हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। phi2 और phi2 डैश इन द सेंस कि I2 और I2 डैश, क्योंकि एज पर द एम्पियर्स these two are directly proportional to each other. Induced current is directly proportional to the flux, or induced flux is directly proportional to the injected current in the conductor, है ना? तो अगर I2 हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं तो phi2 का भी वही सिग्निफिकेंस है कि उसी सेम फेजेस में होगा phi2 भी आपका। तो phi2 डैश एक दूसरे को कंप्लीटली अपोज कर रहे हैं, ये फेजर अपोजिशन है, याद रखिएगा, अलजेब्रिक अपोजिशन नहीं है। तो फेजर अपोजिशन कर रहे हैं, फेजर अपोजिशन कर रहे हैं, जिसके कारण अगर phi2 यहाँ पे है तो phi2 डैश एग्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट साइड में होगा। तो अगर यहाँ पे phi2 है तो phi2 डैश कहाँ पे होगा? 180 डिग्री अपोजिट साइड में होगा, जिसको हम लोग I2 डैश बोल रहे हैं। I2 डैश है, इसको फर्दर एक्सटेंड करिए तो यहाँ पे आपको phi2 डैश मिल जाएगा। अब ये क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज कम है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ज्यादा है। तो अगर प्राइमरी साइड का वोल्टेज कम है, फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट पावर, करंट जो होगा वो प्राइमरी साइड का ज्यादा होगा कंपेयर टू फेजर लेंथ, प्राइमरी साइड ऑफ द करंट का ज्यादा होगा, जबकि सेकेंडरी साइड के करंट का कम होगा, क्योंकि ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्योंकि ट्रांसफार्मर में पावर तो कांस्टेंट होता है, पावर का तो स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं होता है, केवल और केवल वोल्टेज का स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है। तो स्टेप अप अगर वोल्टेज का हो रहा है तो करंट भी उसी के वेरिएशन में वेरी करेगा, तभी तो पावर कांस्टेंट रह पाएगा। तो अगर वोल्टेज सेकेंडरी साइड में इंक्रीज कर रहा है तो सेकेंडरी साइड का करंट कम होगा, और अगर सेकेंडरी साइड में करंट वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है तो करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तभी जो है कांस्टेंट पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, तो ये दोनों एक दूसरे को मेंटेन कर पाएंगे। तो I2 यहाँ पे आ गया, I2 डैश हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। अब प्राइमरी साइड में हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि कितने करंट फ्लो कर रहे थे। I2 डैश फर्स्ट I0 फ्लो कर रहा था, जो कि नो लोड करंट था, जब हम लोग लोड नहीं कनेक्ट किए हुए हैं
तो आई नॉट फ्लो कर रहा था प्राइमरी वाइंडिंग में, क्योंकि आई नॉट का काम होता है कोर में फ्लक्स का सेटअप करना। पहले वो कोर में फ्लक्स सेटअप कर लेता है और इंड्यूस वोल्टेज वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं। जब आप लोड कनेक्ट करते हैं तब जो है I2 करंट लोड में फ्लो करता है और इसका प्राइमरी रिफ्लेक्शन जो होता है उसको हम लोग I2 डैश बोलते हैं, लोड कंपोनेंट ऑफ करंट। क्योंकि जब आपका लोड में ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी करंट डिलीवर कर रहा है तो वो सोर्स से ड्रॉ भी तो करेगा। सोर्स से जब ड्रॉ करेगा तभी तो आपके लोड को फुलफिल करेगा। तो जो सोर्स से करंट ड्रॉ करता है उसको हम लोग I2 डैश बोलते हैं और जो लोड में डिलीवर करता है उसको I2 बोलते हैं। I2 इज द लोड करंट और I2 डैश इज द लोड कंपोनेंट ऑफ करंट रेफर्ड टू प्राइमरी साइड, isn't it? तो ये I2 डैश और I2 का ये सिग्निफिकेंस हुआ। प्राइमरी साइड में कितने, प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर में दो करंट फ्लो करेंगे, I0 और I2 डैश। अब इन्हीं दोनों का फेजर सबमिशन I1 कहलाता है। तो I2 डैश हम लोगों को मिल गया है और I0 ये है, क्योंकि I0 यहाँ है। फेजर रूल आप जानते ही हैं। इसको अगर हम लोग यहाँ पैरेलली शिफ्ट करें तो इन दोनों का जो सबमिशन होगा I2 डैश और I0 का, इसको हम लोग बोलेंगे I1। I1 इज द प्राइमरी करंट। प्राइमरी करंट में किन दोनों करंट्स का सबमिशन होता है, I2 डैश और I0 का। तो ये I2 डैश और I0 का सबमिशन किए, फेजर सबमिशन, तो हम लोगों को I1 मिल गया। अब ये E1 और E2 यहाँ पे था। अगर इसको हम लोग इस तरफ एक्सटेंड करते हैं 180 डिग्री अपोजिट में शो करना चाहें तो ये माइनस E1, क्योंकि ये पॉजिटिव E1 है यहाँ पे, इसको 180 डिग्री अपोज कर रहे हैं, मतलब अपोजिट साइड में ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको माइनस E1 इज इक्वल टू V1 लिखा जा सकता है। अब E1 और V1 को इक्वल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक आइडियल ट्रांसफार्मर एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे रेजिस्टेंस इंडक्टेंस वाइंडिंग का अभी हम लोग कभी भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए E1 इज इक्वल टू V1 है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ये डिफरेंस हो सकता है, वो हम लोग फर्दर एज पर द नीड एनालिसिस करेंगे। तो अगर ये E1 है और ये I1 है, या फिर ये V1 है ये I1 है, तो V1 और I1 विच इज सोर्स पावर फैक्टर एंगल, तो इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग सोर्स पावर फैक्टर एंगल बोलेंगे, विच इज θ1, isn't it? तो ये जो है हम लोगों का एक फेजर डायग्राम कंप्लीट हो गया लीडिंग पावर फैक्टर लोड के कंडीशन में। और इसी का सेम कंडीशन को हम लोग दूसरे टाइप से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये दूसरा फेजर डायग्राम होगा इसी लीडिंग पावर फैक्टर लोड के कंडीशन में आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। तो फाई नॉट अगर हमारा यहाँ पे है, फाई नॉट का पोजीशन तो फिक्स है और सेम फेज में आई नॉट होगा, आई नॉट का मैग्नीट्यूड फाई नॉट से कम होगा, रीजन आपको पता है। और अगर हम लोग E1 और E2 को इस तरीके से शो करें, 90 डिग्री फाई नॉट से लीड शो करें, तो E1 और E2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसीलिए E2 का मैग्नीट्यूड E1 के कंपैरिजन में ज्यादा है। और ये एक लीडिंग पावर फैक्टर लोड का कंडीशन है, तो वोल्टेज से करंट कुछ एंगल से लीड करेगा, क्योंकि जो लोड कनेक्ट किए हैं आप सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर के साथ वो कैपेसिटिव डोमिनेटेड है, लीडिंग पावर फैक्टर लोड है, इसीलिए जो I2 है और E2 है उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो लीडिंग नेचर का होगा। तो लीडिंग, अगर आप इस फेजर लेंथ में खड़े हो जाते हैं और अपना फेस इस एरो की तरफ करते हैं, तो राइट साइड जो होता है वो लैगिंग साइड होता है और लेफ्ट साइड आपका लीडिंग साइड होता है। तो लेफ्ट साइड ये होगा आपका, और ये यहाँ पे हम लोग I2 ड्रॉ करेंगे और इसी के सेम फेज में I2 डैश भी ड्रॉ करेंगे, सेम फेज में I2 डैश ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस फेजर डायग्राम में हम लोग I2 और I2 डैश को एग्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट शो किए हुए थे, जबकि इस फेजर डायग्राम में हम लोग सेम फेज में दोनों करंट्स को शो कर रहे हैं। क्या रीजन है? इस फेजर डायग्राम में जो है हम लोग ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि φ2 और φ2 डैश एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, और वर्चुअली देखें अगर, तो ये E1 को हम लोगों ने उठा के यहाँ पे E1 रख दिया, तो यहाँ से यहाँ के बीच जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग θ2 बोल रहे हैं, है ना। E2 और I2 के बीच का जो एंगल है θ2 है, जो कि लोड पावर फैक्टर एंगल है, जबकि I2 डैश और E1 के बीच का जो एंगल है इसको भी हम लोग θ2 बोलेंगे। I2 डैश और E1 के बीच के एंगल को भी हम लोग θ2 ही बोलेंगे। क्यों θ2 बोलेंगे?
क्योंकि I2 डैश इज नथिंग बट I2 ओनली। I2 आपके सेकेंडरी साइड में लोड में फ्लो कर रहा है, जबकि प्राइमरी साइड में I2 डैश फ्लो कर रहा है। तो सेकेंडरी साइड का जो करंट था I2, वो किसके साथ डायरेक्टली रिलेशन में था? E2 के साथ लीडिंग या फिर लैगिंग बिहेवियर कर रहा था। जबकि जो प्राइमरी रिफ्लेक्टेड करंट है I2 डैश, वो किसके डायरेक्टली रिलेशन में है? E1 के डायरेक्टली रिलेशन में, क्योंकि प्राइमरी रेफर्ड है। तो E1 और I2 डैश के भी बीच का एंगल θ2 ही होगा। और अगर हम लोग एमएमएफ बैलेंस इक्वेशंस के थ्रू जाएं, क्योंकि लोड के कंडीशन में अगर एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन एनालिसिस करें हम लोग, तो प्राइमरी साइड का जो एमएमएफ था N1 इंटू I2 डैश इज इक्वल टू N2 इंटू I2। तो N1 और N2 दोनों तो एक कांस्टेंट है, इनके कारण तो कोई वेरिएशन हो नहीं रहा है। तो जो I2 डैश और I2 के बीच रिलेशन होगा, जो एंगल क्रिएट होगा E2 और E1 के साथ, वो दोनों सेम है। तो इस तरीके से, और ये वर्चुअली हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो सेम एंगल बन रहा है, जो कि यहाँ पे θ2 है, यहाँ पे भी θ2 है। तो वर्चुअली ये दोनों अपोजिट हैं, लेकिन अगर हम लोग रियली एनालिसिस करें तो ये दोनों सेम फेसेस में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दोनों को मिक्स मत करिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा डाउट होगा। आप दोनों फेजर डायग्राम को मिक्स नहीं करेंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ अगर एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे चीजों को, तो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि दो फेजर डायग्राम को अगर मिक्स करेंगे तो कॉन्सेप्ट में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो हमारे पास I2 और I2 डैश यहाँ पे है। I2 और I2 डैश हमको मिल गया। I2 डैश का मैग्नीट्यूड बड़ा है कंपेयर टू I2, क्योंकि I2 डैश जो है वो प्राइमरी का करंट है, जबकि सेकेंडरी में करंट I2 है, और ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ज्यादा है, तो सेकेंडरी साइड का करंट जो होगा वो कम होगा, और प्राइमरी साइड का वोल्टेज कम है, इसलिए प्राइमरी साइड का I2 डैश ज्यादा होगा। अब I1 में, जो कि I1 प्राइमरी साइड का करंट है, वो किन फेजर्स का समिशन है? I2 डैश जो कि प्राइमरी में करंट फ्लो कर रहा है, और I0 यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा I0। I2 डैश और I0 का समिशन होगा I1, जिसको हम लोग प्राइमरी करंट बोलेंगे। तो I1 इज नथिंग बट द फेजर सबमिशन ऑफ I2 डैश एंड I0। और θ2 is the angle between I2 and E2। E2 और I2 लोड पावर फैक्टर एंगल बोलेंगे हम लोग, जिसको जो एंगल होगा लोड पावर फैक्टर एंगल का, उसको हम लोग θ2 बोलेंगे। और सोर्स पावर फैक्टर एंगल इज द एंगल बिटवीन E1 एंड योर I1। ये I1 है, ये E1 है, इन दोनों के बीच का एंगल θ1 होगा, जिसको हम लोग सोर्स पावर फैक्टर एंगल बोलेंगे। तो ये कंडीशन हम लोग दोनों फेजर डायग्राम लीडिंग पावर फैक्टर लोड के कंडीशन में एनालिसिस कर लिए। अब हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर लोड की बात करते हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर फेजर डायग्राम इन यूनिटी पावर फैक्टर लोड के कंडीशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ड्रॉ करें अगर हम लोग, तो फाई नॉट यहाँ पे है, आई नॉट सेम फेज में रहेगा, इसका पोजीशनिंग आपको मालूम है। और इस फेजर डायग्राम में E1 और E2 90 डिग्री लैगिंग हम लोग शो करते हैं फाई नॉट से। तो E1 और E2 का भी पोजीशनिंग फिक्स हो गया। अब क्योंकि ये एक यूनिटी पावर फैक्टर लोड है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसीलिए E2 का मैग्नीट्यूड E1 के कंपैरिजन में ज्यादा है। यूनिटी पावर फैक्टर लोड है, इसीलिए जो E2 और I2 के बीच में एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम फेजेस में यूनिटी पावर फैक्टर लोड होना मतलब कि प्योरली रेजिस्टिव लोड होना। और रेजिस्टेंस के केस में अगर आपका लोड में रेजिस्टेंस है, केवल और केवल रेजिस्टेंस है, यूनिटी पावर फैक्टर लोड है, उस केस में वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है वो फेज डिफरेंस होता है, वो 0 होता है। तो अगर E2 यहाँ पे है तो सेम फेज में I2 भी होगा, क्योंकि ये यूनिटी पावर फैक्टर लोड है। और ये अगर θ2 है, विच इज द एंगल बिटवीन E2 एंड I2 लोड पावर फैक्टर एंगल, तो ये θ2 0 होगा, इजंट इट? अब अगर ये I2 यहाँ पे हम लोगों को मिल गया, तो इस फेजर में I2 और I2 डैश को एक दूसरे के अपोजिट कंप्लीटली, क्योंकि फाई टू डैश कंप्लीटली एलिमिनेट कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, इसीलिए I2 और I2 डैश भी 180 डिग्री अपोजिट हम लोग शो करेंगे। तो I2 अगर यहाँ पे है तो I2 डैश इसके जस्ट अपोजिट साइड में होगा, ये होगा इसका पोजिशनिंग। और क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी साइड का करंट ज्यादा होगा कंपेयर टू सेकेंडरी साइड ऑफ द करंट। और
इसको हम लोग वर्चुअली अगर यहाँ पे शिफ्ट करें अपोजिट साइड में तो E1 यहाँ पे है, अगर अपोजिट साइड में शिफ्ट करें तो माइनस E1 इज इक्वल टू E1 इस तरीके से होगा। और I2 डैश यहाँ पे मिल गया और I2 डैश और I0 का समीशन जो होगा वो प्राइमरी साइड का करंट I1 होगा और इसको हम लोग E1 और I1 के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग θ1 बोलेंगे विच इज सोर्स पावर फैक्टर एंगल। ये का एक फेजर डायग्राम हो गया। अब इसी का दूसरे तरीके से हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। फाई नॉट और आई नॉट का पोजिशनिंग तो फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। और E1 और E2 हम लोग यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो E1 इज इक्वल टू V1 और E2 यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए देखने वाली बात ये है कि I0 यहाँ पे है और I2 और I2 डैश भी दोनों सेम फेसेस में होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग phi 2 और phi 2 डैश को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, कंसीडर ही नहीं करेंगे और ऐसा कंसीडर करेंगे कि phi 2 और phi 2 डैश कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, कंप्लीटली एक दूसरे को कंपनसेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे I2 डैश है, यहाँ पे I2 है और इनका लेंथ कौन बड़ा है, I2 डैश बड़ा है। प्राइमरी साइड का करंट बड़ा है क्योंकि ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी साइड का करंट छोटा है, फेजर लेंथ छोटा है या फिर मैग्नीट्यूड छोटा है। अभी I2 डैश और I0 पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो I0 यहाँ पे होगा और I2 डैश और I0 का सबमिशन जो होगा फेजर सबमिशन उसको हम लोग I1 बोलेंगे, जो कि करंट आपके प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर में फ्लो करेगा, जिसको हम लोग I1 बोल रहे हैं। अब E1 और I1 के बीच जो कि एंगल होगा उसको हम लोग θ1 बोलेंगे विच इज सोर्स पावर फैक्टर एंगल। तो यहाँ पे आपका फेजर डायग्राम कंप्लीट होता है। ट्रांसफार्मर का, आइडियल ट्रांसफार्मर का हम लोग फेजर डायग्राम, लैगिंग पावर फैक्टर लोड, लीडिंग पावर फैक्टर लोड और यूनिटी पावर फैक्टर लोड में एनालिसिस कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट सेशन से इम्पीडेंस मैचिंग ये सारी चीजों की ऑफ द ट्रांसफार्मर की बात करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अब से चालू होगा और नॉन लीनियरिटी का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी आइडियल फेज में थे। आइडियल फर्स्ट फेज जो था हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर एनालिसिस है, इसमें हम लोग आइडियलिटीज की बात करेंगे और जितनी भी प्रैक्टिकलिटीज हैं, जितने भी लॉसेस हैं, कोर लॉस, कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस, ये सारी जितने भी लॉसेस हैं, स्ट्रे लोड लॉसेस, इन लॉसेस को हम लोग फॉर द टाइम बीइंग नेग्लेक्ट कर रहे थे, कंसीडर नहीं कर रहे थे। नेग्लेक्ट करना सही स्टेटमेंट नहीं है, कंसीडर नहीं कर रहे थे। और जैसे ही हम लोगों का आइडियल फेज जो कि फेज 1 है, आइडियल फेज एनालिसिस ऑफ द मशीन कंप्लीट होता है, तो हम लोग सेकंड फेज में जाएंगे। तो वहां पे हम लोग प्रैक्टिकलिटीज की बात करेंगे, जितने भी ट्रांसफार्मर में प्रैक्टिकलिटीज होते हैं, नॉन लीनियरिटी और ये लॉसेस जितने भी हैं, इनको मॉडल करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और इसके थ्रू एक इक्विवेलेंट सर्किट डेवलप करेंगे। क्योंकि जो प्रैक्टिकल एग्जिस्टिंग मशीन है, प्रैक्टिकल एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर है, उसको ऑन पेपर हम लोग कैसे डिजाइन कर सकते हैं और उनका एनालिसिस ऑन पेपर कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में सेकंड फेज में बात करेंगे, विच इज गोइंग टू बी योर modeling practicalities and building equivalent circuit is going to be the your phase 2। तो फर्स्ट फेज में आइडियल मशीन एनालिसिस, सेकंड फेज में मॉडलिंग प्रैक्टिकलिटीज एंड बिल्डिंग इक्विवेलेंट सर्किट और फिर थर्ड फेज में हम लोग जो पैरामीटर्स इक्विवेलेंट सर्किट में डिजाइन किए हुए हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ टेस्टिंग। कुछ टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, ओपन लोड टेस्ट, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट, इन सारे टेस्टिंग की हेल्प से इनकी पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और अगर वैल्यू एक बार हम लोगों को मिल जाती है तो एक कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट मिल जाएगा विथ वैल्यूज। तो उसके हेल्प से हम लोग जो है जितने भी परफॉर्मेंस एनालिसिस है फेज 4 में करेंगे। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस फेज 4 में होने वाला है लाइक वोल्टेज रेगुलेशन और योर एफिशिएंसी कैलकुलेशन, और जैसे कि अदर रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स रहती तो टॉर्क, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो फेज 4 के एनालिसिस के बाद एप्लीकेशन पार्ट आता है, फिर इस तरीके से हम लोग अपना सिलेबस कवर करते जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इस सेशन में हम लोगों ने आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम एनालिसिस किया, लीडिंग पावर फैक्टर लोड और यूनिटी पावर फैक्टर लोड के कंडीशन में, और नेक्स्ट सेशन से हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग टॉपिक देखेंगे ट्रांसफार्मर का। ये सारे टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नॉन लीनियरिटी पे डिस्कशन करेंगे और इसी तरीके से अपने सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।